नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय सुमित में। दोस्तों, कंपनी बुक का ये लास्ट चैप्टर है और चैप्टर का नाम है रोकड़ प्रवाह विवरण। तो सबसे पहले दोस्तों बात आती है कि रोकड़ प्रवाह विवरण कहते किसे हैं। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि एक विवरण होता है। रोकड़ प्रवाह विवरण एक ऐसा विवरण होता है जो एक अवधि से दूसरी अवधि के मध्य संस्था की रोकड़ में हुए परिवर्तन की स्थिति को चित्रण करता है। अर्थात रोकड़ कितना अंतर्वाह हुआ और रोकड़ का कितना बहिर्वाह हुआ है, यानी रोकड़ संस्था में कितना आया है और रोकड़ संस्था से कितना गया है, उस स्थिति को चित्रित करता है। वही विवरण रोकड़ प्रवाह विवरण कहलाता है। अब बात करते हैं रोकड़ प्रवाह विवरण की क्लासिफिकेशन की, यानी वर्गीकरण की। वर्गीकरण, रोकड़ प्रवाह विवरण का वर्गीकरण हम तीन प्रकार से कर सकते हैं। एक तो हम वर्गीकरण कर सकते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के द्वारा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। दूसरा हम वर्गीकरण कर सकते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के द्वारा, यानी कि विनियोजन क्रियाओं द्वारा। तीसरा वर्गीकरण कर सकते हैं हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, वित्तीय क्रियाओं के द्वारा। तो आज हम बात करेंगे एक्टिविटीज़ यानी कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के माध्यम से। ऑपरेटिंग जो एक्टिविटीज़ है वो दो तरह से होती है, एक तो डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। चलिए इन दोनों पर चर्चा करते हैं। हाँ तो दोस्तों, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंतर्गत जो पहला मेथड है यानी कि डायरेक्ट मेथड, उसके अंदर ऐसा फॉर्मेट आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। सबसे पहले कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, उसके बाद में इसमें से हम क्या घटाएंगे, कैश पेड टू सप्लायर एंड एम्प्लॉइज़। उसके बाद में कैश जनरेट हो जाएगा ऑपरेशन के द्वारा। उसके बाद में उसके अंदर से हम इनकम टैक्स को घटाएंगे और घटाने के बाद हमें जो एक्टिविटीज़ मिलेगी वो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम मिलेगी। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम वो भी हम ऐड या लेस करेंगे, जो घटाने की चीज़ होगी वो घटाएंगे और जो जोड़ने की चीज़ होगी वो जोड़ेंगे। उसके बाद में हमें नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के द्वारा मिल जाएगा। इन चीज़ों के अंदर हमें जो वर्किंग नोट के अंदर जो निकालनी पड़ेगी वो है कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर और कैश पेड टू सप्लायर एंड एम्प्लॉयज़। आइए वो देखते हैं वर्किंग नोट के ज़रिए हम किस प्रकार निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, कैश रिसिप्ट फ्रॉम कस्टमर यानी कि कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर हम निम्न प्रकार से निकालेंगे। सबसे पहले टोटल जो सेल्स है फॉर द ईयर जो आपको दे रखी होगी वो लिखेंगे। उसके अंदर से जो डेटर और बीआर का जो ओपनिंग बैलेंस है वो ऐड करेंगे और क्लोजिंग बैलेंस है वो लेस करेंगे। इस प्रकार से हमारा कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर आ जाएगा। अब बात करते हैं कैश पेड टू सप्लायर एंड एम्प्लॉयज़। दोस्तों, कैश पेमेंट टू सप्लायर हम निम्न प्रकार से फाइंड करेंगे वर्किंग नोट में। सबसे पहले कैश यानी कि वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा, सेल्स में से जो जीपी घटाते हैं वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। उसके अंदर हम ऐड करेंगे ऑपरेटिंग जो एक्सपेंसेज है यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन, वो ऐड कर देंगे। उसके बाद में जो अमाउंट आएगी वो लिख देंगे। उसके अंदर हम ऐड करेंगे स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, क्रेडिटर और बिल्स पेएबल ओपनिंग, प्रीपेड एक्सपेंसेज क्लोजिंग, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज ओपनिंग। ये सब चीज़ें ऐड कर देंगे और शो कर देंगे। उसके बाद में इसके अंदर से जो लेस करेंगे वो है स्टॉक, ओपनिंग, क्रेडिटर और बिल्स पेएबल क्लोजिंग, प्रीपेड एक्सपेंसेज ओपनिंग, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज क्लोजिंग। इन सब को इसमें से घटा देंगे तो कैश पेड टू सप्लायर यानी कि कैश कितना हमने सप्लायर या एम्प्लॉयज़ को चुकाया है वो फाइंड हो जाएगा। आइए अब एग्जाम्पल देखते हैं। दोस्तों, ये एग्जाम्पल है, निम्नांकित सूचनाओं के आधार पर परिचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह की गणना कीजिए प्रत्यक्ष विधि से। तो आपको कैश सेल्स दे रखा है, कैश परचेज दे रखा है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर है, कैश पेड टू सप्लायर है, ट्रेडिंग कमीशन रिसीव्ड है, ट्रेडिंग कमीशन पेड है, वेजेज एंड सैलरी पेड है, रेंट पेड है, मैन्युफैक्चर एक्सपेंसेस दे रखा है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस दे रखा है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, इनकम टैक्स पेड दे रखा है, इंश्योरेंस प्रोसीड्स फ्रॉम अर्थक्वेक डिजास्टर सेटलमेंट दे रखा है, इनकम टैक्स रिफंड रिसीव्ड दे रखा है। आइए अब हल देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ऊपर ही ऊपर लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। उसके बाद में कैश रिसीव्ड 14 लाख रुपये। ये 14 लाख रुपये किस प्रकार से आई वो मैं आपको बता देता हूँ। कैश सेल्स आपको दिया गया था, ठीक है, 4 लाख रुपये। कैश रिसीव्ड हुए आपके कस्टमर से 8 लाख रुपये और 2 लाख रुपये का आपका ट्रेडिंग कमीशन था। इस प्रकार से ये जुड़ के 14 लाख रुपये हुए, यानी कि 4 लाख तो आपके सेल्स के, 8 लाख रुपये आपके कस्टमर के और 2 लाख रुपये तो आपके ट्रेडिंग कमीशन के। इस प्रकार से 14 लाख रुपये। कैश पेड करने के लिए आपको देखिए कैश परचेज दिया गया था, पेड टू सप्लायर दिया गया था। कैश परचेज दिया गया था 1 लाख रुपये,
पेड टू सप्लायर दिया गया था 2 लाख रुपये, ट्रेड कमीशन आपको दिया गया था 50,000 रुपये, वो आपने चुकाए थे। वेजेज और सैलरी आपने चुकाई थी, रेंट आपने चुकाया था, मैन्युफैक्चर एक्सपेंसेस आपने चुकाया था, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आपने चुकाया था, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आपने ये सारे खर्चे थे आपके। तो इन खर्चों को आपने इकट्ठा करके जोड़ा तो 5,70,000 रुपये हुए। वो आपको कैश रिसीव्ड में से कैश पेड घटाने थे। इस प्रकार से घटाने से ये कैश जनरेट हुआ 8,30,000 रुपये का। उसके बाद में हमें इसमें से इनकम टैक्स घटाना था। इनकम टैक्स आपको दिया गया था 2,36,000 रुपये, उसमें से 6,000 आपको रिफंड हो गए थे तो आए 2,30,000 रुपये। 8,30,000 में से 2,30,000 कम किए तो 6 लाख रुपये आए। ये बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आ गए कैश फ्लो। अब उसके अंदर से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आपको दिया गया था इंश्योरेंस का, तो वो 2 लाख रुपये इंश्योरेंस के कम कर दिए, तो ये नेट कैश फ्लो आ गया इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के ज़रिए। तो इस प्रकार से ये प्रत्यक्ष विधि से हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को देखा और सॉल्व किया। अब बात करते हैं अप्रत्यक्ष विधि से। दोस्तों इनडायरेक्ट मेथड का जो फॉर्मेट है वो आपके सामने है। सबसे ऊपर लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, उसके बाद में नेट प्रॉफिट होगा उसे लिख देंगे, उसके बाद ऐड करेंगे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम होंगे जैसे डेप्रिसिएशन, रिजर्व, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, गुडविल, प्रिलिमिनरी गुडविल, अदर फिक्सिशियस एसेट्स, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, इंटरेस्ट और डिविडेंड जो एक्सपेंसेस है वो, और नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम उनको हम लेस करेंगे जैसे गेन ऑन सेल ऑफ एसेट्स, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड इनकम, एप्रिसिएशन, रिजर्व, अदर गेन। ये आ गए हमारे बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस ऑपरेटिंग प्रॉफिट। उसके बाद में हम ऐड करेंगे करंट एसेट्स डिक्रीज और करंट लाइबिलिटी जो इंक्रीज़ होंगे वो आइटम ऐड कर देंगे, और करंट एसेट्स अगर इंक्रीज़ हो रही है और करंट लाइबिलिटीज़ अगर डिक्रीज़ हो रही है तो उनको लेस कर देंगे। इस प्रकार से हमारा केस जनरेट हो जाएगा। उसके बाद में इनकम टैक्स है वो हम लेस कर देंगे, बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आप हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है तो उसे ऐड या लेस कर देंगे। इस प्रकार से हमारा नेट कैश फ्लो या इनफ्लो आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा ये फॉर्मेट है। आइए अब एग्जांपल की बात करते हैं। दोस्तों आपको ये बैलेंस शीट दी गई है और कहा गया है कि ऑपरेटिंग क्रियाओं से यानी परिचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह की गणना कीजिए। आइए इसका एग्जांपल का हल देखते हैं। दोस्तों ये है हल। इसके अंदर सबसे पहले ऊपर लिखेंगे नेट प्रॉफिट जो कि आपको दिया गया है 200 रुपये, यानी कि 3200 रुपये में से हम 3,000 रुपये लेस कर देंगे। बैलेंस शीट के आपको लाइबिलिटी साइड में प्रॉफिट एंड लॉस दिया गया था 2010 का और 2009 का, तो 2010 में से 2009 का हम लेस कर देंगे तो 200 रुपये आ जाएंगे। उसके बाद में हमने फॉर्मेट के अंदर देखा था नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम जो आपको ऐड करने थे। उसके अंदर सबसे पहले आपको दिया गया है प्रोपोज्ड डिविडेंड जो कि 5800 रुपये है। प्रोपोज्ड डिविडेंड 2010 के 5800 रुपये हैं। उसके बाद में प्रोविज़न फॉर टैक्स दिया गया है 4,200 रुपये। उसके बाद में डेप्रिसिएशन देखिए 5,000 रुपये, और आपको इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर दिया गया है 1,650 रुपये। तो आइए इन सबको जोड़ लेते हैं 16,650 रुपये। इस प्रकार से ये हुए 16,850 रुपये। अब इसके अंदर से हम नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम लेस करेंगे जिसके अंदर सिर्फ एक ही आइटम है इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड 750 रुपये, वो हम घटा देंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ जाएगा। अब करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़, करंट एसेट्स यानी घटी हुई है और करंट लाइबिलिटी जो बढ़ी हुई है उनको सबको इकट्ठा करके जो जोड़ने वाली थी वो जोड़ देंगे, तो वो सारे हुए 5,000 रुपये के। तो 5,000 रुपये शो कर दिए। और करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़, करंट एसेट्स यानी बढ़ी हुई और करंट लाइबिलिटीज़ घटी हुई, तो वो दो आइटम है डेटर और क्रेडिटर। ऊपर सिर्फ एक ही आइटम था स्टॉक, उसे जोड़ दिया गया, और नीचे केवल डेटर और क्रेडिटर दो ही आइटम है 14,200 और 1,000, तो वो 15,200 रुपये आ गए और उनको घटा दिया तो कैश जनरेट हो गया। अब इनकम टैक्स घटा देते हैं 3,000 रुपये, तो हमारा नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आ गया। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कोई लेस या ऐड करना नहीं था। इस प्रकार से हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी यानी कि इनडायरेक्ट मेथड से हमारा शो गया। तो आई होप दोस्तों आपको ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड से समझ में आया होगा। अगली वीडियो में हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।